लास्ट टाइम क्या लिखवाए थे? टैक्स लाइबिलिटी तीनों पर्सन का यही था ना। तो ये हम उसी कहते हैं कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का क्या क्या होगा। तो रेसिडेंट में 5 केसेज है। अगर रेसिडेंट इंडियन है और उनका इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज हो रहा है या वो रिसीव कर रहे हैं या उनके बिहाफ में कोई ऑथराइज पर्सन रिसीव करता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये पॉइंट 1 और 2 था। थर्ड पॉइंट था इनकम जो है अगर डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग दैट ईयर, अगर माना जाए कि कोई भी इनकम डीम्ड है कि वो इंडिया में रिसीव हुआ है तो रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ था कि इनकम एक्रू और अराइजेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी इनकम अगर इंडिया में बना तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। और पांचवा इनकम एक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये रेसिडेंट इंडियन के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो पहला केस तो सेम है, इनकम रिसीव इन इंडिया बाय द एसएससी हिमसेल्फ और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी। तो ये आपका रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों का सेम है। सेकेंड है इनकम एक्रू और अराइजेज इन इंडिया, ये भी सेम है। थर्ड है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी फर्स्ट वाले के साथ सेम है। इनकम एक्रू और अराइजिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये भी सेम है। लेकिन पांचवा क्या है, लिखता है इनकम एक्रू और अराइजिंग इन आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय कंपनी फ्रॉम इंडिया। अगर एक इंडियन कंपनी कंट्रोल करती है फॉरेन कंट्री में किसी बिजनेस को और वहां पर इनकम जनरेट होता है तो वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट में ऐसा नहीं था। रेसिडेंट कोई कहीं से भी आप इनकम आउटसाइड इंडिया से जनरेट करते हो टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा। और नॉन रेसिडेंट में ये पांचवा पॉइंट आएगा ही नहीं। नॉन रेसिडेंट के केस में क्या है कि अगर नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसा कमाया, रिसीव किया या उसका एक्रू हुआ तो हो जाएगा, या डीम्ड टू बी रिसीव इंडिया माना जाएगा। या चौथा है इनकम एक्रू और अराइजेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस पे कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन बेस्ड थे। एग्जांपल 11, 12, 13 और 15 और क्वेश्चन 12, 11, 13, 14, 16 बेस्ड थे। तो करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15 देखिए पहले। श्री श्याम वाला है ना। देखिए एग्जाम्पल 15 क्या होगा। द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री श्याम
फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। नीचे लिखता है कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री श्याम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही इज रेसिडेंट। पहला केस में रेसिडेंट, दूसरा केस में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा केस में क्या लिखा हुआ है, नॉन रेसिडेंट। तो वो 3 कैटेगरी बनाना पड़ेगा। सवाल का जवाब ऐसे बनाएंगे। एक तो पहले कोई जो इनकम होगा उसका कॉलम बना लेंगे, एक सीरियल नंबर कॉलम बना सकते, नहीं बनाने कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 कैटेगरी बनेगा, रेसिडेंट का, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का और नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, तो अब बताइए ये फॉरेन लैंड है। अगर इंडिया में इनकम होता एग्रीकल्चर से तो रेसिडेंट वाले कैटेगरी में यहाँ पर नील लिखा था, मतलब जो यहाँ रेसिडेंट का कैटेगरी है और लिखता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अगर लिखते तो यहाँ पर नील हो जाता, बिकॉज इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। ये जानते हैं ना, एग्जेम्प्टेड होता है यानी एग्जेम्प्ट नहीं देते। लेकिन ये इनकम आप पाकिस्तान में जनरेट किए हैं, तो पाकिस्तान में कौन जनरेट कर रहा है, श्याम जनरेट कर रहा है, यानी श्याम इंडिया का है, रेसिडेंट इंडिया, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वो फॉरेन कंट्री में ना, यहाँ पे कंट्रोल बाय लिखा हुआ है, कंट्रोल बाय द कंपनी फ्रॉम इंडिया नहीं लिखा हुआ है। तो ये देखो 5 जो आप 3 कैटेगरी बनाया टैक्सेबिलिटी। अब यहाँ देखिए ये इनकम कहाँ, फॉरेन आउटसाइड इंडिया हुआ है, ये इनकम कहाँ हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है ना। अब देखो रेसिडेंट का कहानी क्या है, कोई रेसिडेंट, 5वां पॉइंट पढ़िए, इनकम एक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। तो श्याम रेसिडेंट इंडियन है, श्याम क्या है, रेसिडेंट है, और ये टैक्सेबिलिटी है, ये क्या है, टैक्सेबिलिटी है। तो ये 5वां पॉइंट में इसमें आगे श्याम का, तो श्याम का अगर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन देखिए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर श्याम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो ये इनकम देखो ये इंडिया में नहीं आया तो ये वाला पॉइंट नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, रिसीव इंडिया नहीं आता, ये भी नहीं आता क्योंकि ये भी इंडिया का बात कर रहा है, और ये भी नहीं आएगा। ये क्या आता है कि अगर इनकम एक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया हुआ है, मान लेते हैं हुआ, पाकिस्तान में हुआ, लेकिन क्या उसको इंडियन कंपनी कंट्रोल कर रही है, नहीं कर रही है। अगर इंडियन कंपनी कंट्रोल कर देती तो वो जो पाकिस्तान का इनकम है वो भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल हो जाता, लेकिन है नहीं, वो तो पाकिस्तान में लैंड है ना उसका, इसलिए क्या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा, नहीं आएगा। और नॉन रेसिडेंट के केस में भी नहीं आएगा, नॉन रेसिडेंट केस में चौथा केस तो आएगा ही नहीं। वो नॉन रेसिडेंट मतलब पाकिस्तानी कोई पाकिस्तान में कमा रहा है, श्याम मानो नॉन रेसिडेंट है, मानो श्याम इंग्लैंड का है और उसको पाकिस्तान से खेती का पैसा मिला, तो इंडिया में कैसे टैक्स हो जाएगा, नहीं होगा, सिंपल। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेसिडेंट वाला कैटेगरी में 3 लाख के साथ टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा और नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विस वी आर रेंडर्ड इन ईरान। आप मान लीजिए जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान में, मान लो ईरान में कोई जहाज है, ईरान में कोई रोड बन रहा है, वहां पर गए, वहां पर सर्विस दे दिया, ठीक है, लेकिन वो पैसा कहां से मिल रहा है, रिसीव कहां हो रहा है, नहीं रिसीव इंडिया में रिसीव हो रहा है। अब चेक करो, अब वो जो 3 कैटेगरी लिखे हैं इसमें बताइए, रेसिडेंट के लिए देखिए इनकम रिसीव्ड इन, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, रेसिडेंट टैक्सेबल हो जाएगा। नॉट ऑर्डिनरी देखो इनकम रिसीव्ड इन, तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट देखो इनकम रिसीव्ड इन, नॉन रेसिडेंट भी आ जाएगा, तीनों में टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर 1,50,000 जो है वो तीनों में टैक्सेबल दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीसरा केस, ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। सिंपल, इनकम जहां बिजनेस का इनकम है वो इंडिया में हो रहा है और वहां जो यानी कोई फॉरेन का पर्सन इंडिया बिजनेस करके कमा रहा है, तो ये भी इनकम कहाँ आ रहा है, इनकम, और इसको बोलेंगे इनकम एक्रू और अराइजेज इन इंडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम एक्रू और अराइजेज इन। अब देखिए
क्या ये रेसिडेंट का पहला पॉइंट, सॉरी रेसिडेंट का सेकंड पॉइंट आ गया, तो टैक्सेबल रेसिडेंट हो जाएगा। नॉट ऑर्डिनरी देखिए, नॉट ऑर्डिनरी में आ जाएगा, नॉन रेसिडेंट का देखिए आ जाएगा, तो तीनों में आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। 1,20,000 सब में आ जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी। जैसे मान लो कोई फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई फॉरेनर इंडिया में क्या किया हुआ है, मान लो रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, रिलायंस ने डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड कहाँ मिला, इंडिया में रिसीव हुआ, तो टैक्सेबल हो जाएगा। किसके लिए, तीनों के लिए हो जाएगा। रेसिडेंट का तो होगा ही होगा। रेसिडेंट के केस में 5 लाख से अधिक डिविडेंड मिलता है तो उसका टीडीएस कट जाता है, पर टैक्सेबिलिटी बनती है रेसिडेंट केस में। तो रेसिडेंट इंडियन के केस में हो जाएगा रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल हो जाएगा रिसीव्ड इन इंडिया, और नॉन रेसिडेंट का भी रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा। तो तीनों में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 20,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा केस देखिए, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा केस, इनकम अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश। इनकम कहां रिसीव हो रहा है, फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट देयर। यहां कंट्रोल बाय इंडिया लिखा हुआ है, तो अब बताओ रेसिडेंट इंडियन केस में क्या ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। आप रेसिडेंट का 5वां पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, रेसिडेंट का 5वां पॉइंट पढ़िए। हो जाएगा। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वाला केस आ गया। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का 5वां पॉइंट पढ़िए। क्या यहाँ कंट्रोल बाय कंपनी इन इंडिया है, इंडियन कंपनी कंट्रोल कर रही है, कहाँ कंट्रोल कर रही है, पढ़िए 5वां पॉइंट, क्वेश्चन का 5वां पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन का 5वां पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट देयर। बांग्लादेश में बैंक है, वहां पैसा जमा किए हुआ है, तो नॉन रेसिडेंट केस में भी नहीं है, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी केस में नहीं आएगा क्योंकि कंट्रोल इंडिया द्वारा नहीं हो रहा है, और नॉन रेसिडेंट केस में भी नहीं आएगा। तो किस में आएगा, सिर्फ रेसिडेंट वाले केस में आएगा। किस में आएगा, रेसिडेंस कितना था, 70,000 था, 70,000। अब आइए छठा पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका। श्रीलंका आउटसाइड इंडिया हो गया, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। किससे द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो रेसिडेंट वाले में आ जाएगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आएगा कि नहीं आएगा, 5वां पॉइंट पढ़िए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले कंट्रोल्ड बाय कंपनी फ्रॉम इंडिया, तो उसमें टैक्स हो जाएगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट में 5वां पॉइंट तो आएगा ही नहीं। समझे। तो आप पूछिएगा सर जैसे रेस्टोरेंट में टैक्सेबल हो जाएगा तो सर वहां टैक्स कट गया होगा, तो हमने बताया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, याद होगा सेक्शन 91 हमने क्या बताया था, लिखवाया नहीं, बताया क्या, अगर वहां टैक्स कट गया तो यहाँ का टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, अगर वहां ज्यादा कट गया तो छोड़ दीजिए, कम कटा तो ज्यादा एक्स्ट्रा काट दीजिए, ये ना हुआ था। तो इससे तो परेशान हो जाएगा लोग, वहां भी टैक्स लेके आएगा, यहाँ भी टैक्स देगा, तो उसके बाद बचेगा क्या। हाँ तो वही तो हम बोले ना कि अगर वहाँ टैक्स कम गया, कम कटा, नहीं टैक्स रेट कम होगा, तो टैक्स रेट कम होगा तो टैक्स कम कटेगा ना। तो टैक्स कम कटने का मतलब क्या होता है, टैक्स रेट आपका कम होगा वहाँ का। सर अगर टैक्स रेट अगर किसी मतलब कंट्री में अलग है और वो कम है इंडिया के कंपैरिजन में, हाँ वो फिर इंडिया में आएगा तो उतना उसको लगेगा। हाँ, मान जैसे बोला 2 लाख रुपए आपने इनकम जनरेट किया श्रीलंका में जाके, श्रीलंका में मान लो इसका टैक्स रेट है 10%, आपको वहाँ पर कितना लग गया, ये पहले भी बताया है कैलकुलेशन करके आप लोगों को। और मान लो कि इंडिया में उसी इनकम पे 30% टैक्स है, तो यहाँ 30% कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा। 60,000 ऑलरेडी आप कितना पेड कर दिए हुए हैं, तो इंडिया को बोलेगा सरकार बोलेगी 40,000। तो कहीं भी टैक्स कटेगा ऑलरेडी इंडिया के हिसाब से कटेगा, यही कहने का मतलब है। कहीं नहीं, इंडिया में इंडिया के हिसाब से कटेगा, श्रीलंका में श्रीलंका के हिसाब से कटेगा। श्रीलंका भारत सरकार थोड़ी बोलेगा तुम 30% काट के रख लो, भारत सरकार तो खुश होगी कि ठीक है तुम कम काटो, हम ज्यादा काट लेते हैं। अब मान लो कि श्रीलंका 40% काट लेता है,
तो भारत सरकार को 30% काटना उस इनकम पे, तो भारत सरकार बोले छोड़ो हम नहीं काटेंगे, तुम तो ऑलरेडी ज़्यादा देके आए हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा नहीं क्लियर तो हुआ? ये टैक्स इंडिया के लिए लगता है या बांग्लादेश के जहाँ पे करता है? देखिए रेसिडेंट के केस में तो भारत सरकार बोलेगी तो कहीं से कमा के आओ, चंद्रमा से कमा के आओ, पैसा तो हमको देना पड़ेगा टैक्स। अगर चांद मून अगर टैक्स नहीं काटा तो हमको इंडिया में दो। सर अगर कोई सेलिब्रिटी अगर उस केस में अगर वहाँ के हिसाब से मतलब वो उसका अर्निंग हो रहा है हाँ और वो वहाँ पे मतलब अपना टैक्स पेमेंट कर रहा है, हाँ उस केस में जब वो मतलब टैक्स वहाँ पे कम होगा टैक्स रेट, तो हाँ। फिर वो इंडिया आएगा, वो पैसा लेके तो उतना टैक्स ले मतलब तो उसका पहले स्टेटस चेक करेंगे। अगर वो इंडियन रेसिडेंट है ना तो उसकी सारी इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, क्योंकि देखो रेसिडेंट का क्या होता है, नेशनल इनकम आप लोग नहीं पढ़ा ठीक से। नेशनल इनकम क्या, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम होता है, पढ़े होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। नेशनल इनकम कहता है कोई रेसिडेंट इंडियन इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कहीं से भी इनकम जनरेट करता है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो आप कोई सेलिब्रिटी का है, आप दुबई कमाते हैं, आप जर्मनी कमाते हैं, जैसे दलजीत कौन है सिंगर, दलजीत दोसांग, दलजीत दोसांग जो है वो जर्मनी गया कमाने, मान लो इंग्लैंड गया, यूएस गया, जर्मनी कहाँ गया, ठीक है। तो सही कहीं से उसके कलेक्शन हुए होंगे, मान लो उसने 25 करोड़ कमाया। तो हर देश की सरकार, मान लो कि कोई सेलिब्रिटी है तो घूम घूम के कमा रहा है ना, मान लो तो दुबई का टैक्स रेट अलग हो गया, जर्मनी का अलग हो गया, ब्रिटेन का अलग हो गया, यूएस का अलग हो गया, फ्रांस का अलग हो गया। तो जहां पर इनकम उसका एक्रोराइज हुआ है उस कंट्री के लिए दलजीत क्या है, नॉन रेसिडेंट ही ना है, तो वो अपना टीडीएस काट लेगा, ठीक है। फिर वो इंडिया आता है तो इंडिया में उस दलजीत को माना जाता है कि वो रेसिडेंट इंडियन है, तो ज्यादा इंडिया में रहता है, तो उसकी सारी इनकम कहीं से जब कल के आए उसकी कैलकुलेशन होगी। अब वो जैसे वो दिखाएगा ही नहीं इनकम रेसिडेंट फॉरेन, क्या हुआ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। उसमें कपिल शर्मा भी फंसा था दुबई में, वो कोई था, कोई गेम था, बेटिंग ऐप था कोई, उसकी शादी में बहुत सारे करोड़ों खर्च हुए थे। नेहा कक्कर भी गई थी गाना गाने, कपिल शर्मा भी गया था, कैटरीना कैफ भी गई थी। ऐसे होते हैं कि आप फॉरेन कंट्री में आप कॉन्सर्ट करते हैं, ऑन पेपर लिखवाते हैं कि हम 10 करोड़ ले गए हैं, लेकिन आप 50 करोड़ ले लिए, ऐसा तो होता है कि नहीं होता है। बट यू हैव टू पे ऑन 10 करोड़ टैक्स ऑन 10 करोड़, फंसीगा तो जाइएगा। आप फॉरेन कंट्री में फंसेगा तो भाषा क्या करने आएगी, आप गलती की है। तो अगर एक इंडियन रेसिडेंट कहीं से भी कमाए उसका टैक्स इंडिया के अनुसार कैलकुलेट होगा, लेकिन उसमें एक बाइफर्केशन होगा कि आप फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स दे रखे हैं वो बता दीजिए फॉरेन इनकम पे, और वो आप ज्यादा दे दिए हैं तो हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे। तो अगर हमने कम टैक्स दिया है तो फिर हमको टैक्स आपसे एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा, यही कहानी होती है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल 15 समझ में आ गया सबको बढ़िया से, क्लियर हो गया। कल आप लोग पढ़ के आए होंगे तो क्लियर हो गया होगा, नहीं पढ़ के आए होंगे तो क्लियर में थोड़ा सा नहीं, लेकिन सब ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, इसको बनाइए, एग्जाम्पल 15 को बनाइए, कॉम्पोजिशन करिए। चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल 15 किए हैं। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन 15 देखिए, आपको बस बताने हैं। पहला है फॉलोइंग आर द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री राहुल जैन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। अच्छा, वो आप लोग का 23-24 होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, 23 राहुल जैन वाला ही सवाल है ना। अरे बाबा किताबें नहीं क्या, क्या है पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कितना है, कितना टोटल पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, तो यही इसी का है। लेटेस्ट बनवाते हैं,
16-15 है ना? फिर क्या होगा? 15 में क्वेश्चन देखिए तो बनेगा क्या? लास्ट में कैलकुलेशन कर लिए थे ना, जो भी बनाया क्वेश्चन उसमें लास्ट में कैलकुलेशन कर लिए थे ना। देखिए यहाँ तीनों कैटेगरी लेना है, रेसिडेंट का लेना है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का लेना है और नॉन रेसिडेंट का। पहला बताइए, सैलरी एक्रू आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इंडिया, बताओ तीनों में आ जाएगा? रिसीव्ड इंडिया तीनों में आ जाएगा? चलिए तीनों में ऑल लिख देते हैं तो तीनों समझ लीजिएगा, ठीक है? लिख ले, बना लेंगे ना। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ मेडिसिन कंपनी एट नॉर्वे, नॉर्वे फॉरेन कंट्री है, विच वाज रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में आ जाएगा? इंडिया में रिसीव हुआ। रॉयल्टी रिसीव्ड इन रशिया फ्रॉम श्री इवान, अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन अ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंग्लैंड ऑफ 37,500। बताइए कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? आप रॉयल्टी कहाँ रिसीव कर रहे हैं? वो कंपनी कहाँ की है? हाँ, इवान रिसीव करता, इवान इंडियन है, और टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन अ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंग्लैंड। तो ये फॉरेन कंट्री, इंग्लैंड की कंपनी है और इंग्लैंड कंपनी रशिया बिजनेस कर रही है, इवान इंडियन रेसिडेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल किसमें हो जाएगा? रेसिडेंट इंडियन होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंट्रोल फ्रॉम कंपनी इन इंडिया थोड़ी लिखा हुआ है, और नॉन रेसिडेंट होगा नहीं क्योंकि आपने बाहर पैसा अर्न किया, इसलिए रेसिडेंट में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप हम गलत पढ़ लिए क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। पहला सेकंड थर्ड पॉइंट में ये लिख लीजिए रेसिडेंट। चौथा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन फ्रांस बट रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में आ जाएगा? रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? पांचवा, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ इंडियन फर्म, ये भी तीनों में आ जाएगा, इंडियन कंपनी है। फी फ्रॉम इंडियन कंपनी डूइंग बिजनेस इन कनाडा, इंडियन कंपनी का बिजनेस कहाँ है? तो इंडियन कंपनी कंट्रोल कर रही होगी इंडिया से। टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड, तो ये हो जाएगा किसमें किसमें? रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नहीं आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम अ होटल बिजनेस इन भूटान, ये किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट में आएगा, नॉन रेसिडेंट नहीं, नॉट ऑर्डिनरी नहीं आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एट नेपाल, द बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम, किसमें किसमें आएगा? कोई दिक्कत? बन जाएगा? हाँ, बना के लाइएगा। और इसके अलावा आप लोग और बना के लाइएगा। क्या क्या बना के लाइएगा? ये हम क्लासरूम में डाल देते हैं ऐसे। क्लासरूम आप हैं, आप अपना ईमेल आईडी दीजिए। ईमेल आईडी यूज करते हैं? इनको लिंक भेज दो तो क्लासरूम का लिंक तुझे जाएगा। सर आप भी तो भेजते हैं।
क्लासरूम में बीकॉम 3 में एक ही है, बीकॉम 3 यही है ना? हाँ, तुम है क्लासरूम में? प्रीति तुम हो? यस सर। इसको 1-2 दिन में खत्म कर ली सकता हूँ, ठीक है ना? टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रेसिडेंट, बोलिए ईमेल आईडी बोलिए तो। रोजी शर्मा टू। हाँ, रोजी शर्मा टू। ROJEESHARMA M2। MA2 देख लीजिए @ अभी मिल जाएगा, देखिए तो मिल गया।